गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा जो विषय रहेगा, यशपाल जी के द्वारा रचित जो आपके पाठ्यक्रम में तीसरा अध्याय है, लखनवी अंदाज कहानी के रूप में है। ये अगर हम इस अध्याय को देखते हैं तो ये कहानी के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, तो लखनवी अंदाज, इसी पर आज हम परिचर्चा करेंगे, इसी का गौर अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम आप यशपाल जी का जीवन वृत्तांत जान लीजिएगा। सर्वप्रथम एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, यशपाल जी हिंदी साहित्य जगत में राष्ट्रीय साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। गांधीवादी विचारधारा से ये काफी प्रभावित रहे हैं। ठीक है, और कई बार इन्होंने ये जेल भी गए हैं और इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट सहन किए हैं, जेले हैं। ठीक है, तो जानिए यशपाल जी का जीवन वृत्तांत। यशपाल जी का जन्म सन 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उनके पिताजी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बुम्पल गांव के निवासी थे, जहां वे छोटी सी दुकान किया करते थे। उनका नाम हीरालाल था। माता प्रेमी देवी एक अनाथालय में अध्यापिका थी। माता अपने को साम 84 के मंत्रियों के वंशज मानती थी। संभवतः यही कारण है कि प्रेमा देवी अलग से नौकरी करके रहने लगी थी। पति की मृत्यु के बाद तो उनका कांकड़ा आना जाना प्राय समाप्ति हो गया था। हिंदी के यशस्वी उपन्यासकार, कहानीकार, लेखक एवं निबंधकार के रूप में यशपाल जी का नाम जाना जाता है। यशपाल जी की प्रारंभिक शिक्षा कांकड़ा में हुई। माता उन्हें दयानंद का सच्चा सिपाही बनाना चाहती थी, इसलिए उन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल कांकड़ी भेजा गया। अवस्था के कारण उन्हें गुरुकुल कांकड़ी छोड़ना पड़ा। इसके बाद इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। यहीं पर रहते हुए वे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भी यशपाल जी ने भाग लिया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव के साथ उन्होंने काम किया। अनेक बार जेल भी गए। चंद्रशेखर के बलिदान के पश्चात आप हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर इन चीफ भी बने और अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों में आपने भाग लिया। 1936 के बाद इनकी रुचि साम्यवादी विचारधारा में बढ़ी। साम्यवादी विचारधारा क्या होती है? जो पूंजीपति विचारधारा का विरोध करने वाले होते हैं। ठीक है, तो और आपने विप्लव नामक पत्रिका लखनऊ से निकालना प्रारंभ की। यशपाल जी ने अनेक बार विदेशों में भ्रमण किया और अपने संस्मरण लिखे। लोहे की दीवार के दोनों ओर रहा बीती का सर्वो सर्व सर्व ध्यान बिन साथ उनके यात्रा वर्णन है। दिसंबर 1952 में इन्होंने वियना विश्व शांति कांग्रेस से में भाग लिया और सन 1976 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। यशपाल जी मुख्यतः उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में जाने जाते हैं। इनके अनेक रचनाएं हैं हिंदी साहित्य को दी हुई, जो उपन्यास के रूप में है, जैसे अमिता, दिव्या, झूठा सच, देशद्रोही, दादा कॉमरेड, तेरी मेरी उसकी बात। आपने 200 यशपाल जी ने 200 से अधिक कहानियां लिखी। इनकी प्रमुख कहानियां संग्रह ज्ञान दान, तरक का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता रहा। इनके जो निबंध है विप्लव अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी छपे। इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है बीबी जी कहती है, मेरा चेहरा रोबीला है, देखा सोचा समझा, मार्क्सवाद गांधीवाद की सब परीक्षा, राम राज्य कथा, चक्र क्लब, बात बात में, न्याय का संघर्ष, जग का मुजरा। जो बादशाही
पर अगर चर्चा परिचर्चा करें इनकी, तो यशपाल जी ने अपनी रचनाओं में सहज स्वाभाविक बोलचाल का प्रयोग किया है। इनकी शैली भावपूर्ण प्रवाह में चित्रात्मक और वर्णनात्मक रही है। लखनवी अंदाज इनकी पतनशील सामंती वर्ग पर एक कटाक्ष करने वाली रचना रही है। इसमें लेखक ने आत्म कथ्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। भाषा उर्दू शब्दों में मिश्रित बोलचाल की है, जैसे मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। अन्यत्र भी इन्होंने सेकंड क्लास, सफेद पोश, किफायत, गुमान, मेदा, तस्लीम, नफासत, नजाकत, स्केल जैसे विदेशी शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है। लेखक ने अपनी बादशाली में रचना को भी रोच इस तरह से लेखक ने अपनी बादशाली में विदेशी शब्दों का प्रयोग करके, मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करके अपनी बादशाली में जो उन्होंने रचना की है उसको और भी ज्यादा रोचक बना दिया। तो अगर लखनवी अंदाज नामक जो कहानी हमारे पाठ्यक्रम में है, इसका सारांश अगर जाने तो यशपाल जी के द्वारा रचित रचना ये, इस रचना के माध्यम से लेखक यही सिद्ध करना चाहते हैं कि बिना पात्रों, कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना का निरूपण अवश्य किया जा सकता है। इसमें लेखक ने नवाबों के दिखावटी अंदाज का वर्णन किया है, जो वास्तविकता से संबंध नहीं रखता। आज के समाज में दिखावटी संस्कृति को देखा जा सकता है। लेखक एकांत में नई कहानी पर सोच विचार करना चाहते थे, इसीलिए सेकंड क्लास का किराया ज्यादा होते हुए भी उसी का टिकट लिया लेखक ने, और सेकंड क्लास में कोई नहीं बैठता था, गाड़ी छूटने वाली थी, इसलिए वह दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ गए। जिस डिब्बे को वह खाली समझ रहे थे, वहां पहले से ही एक सज्जन पुरुष विराजमान थे, और लेखक का उस डिब्बे में आना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा वो भी आपको बताया जाएगा। क्योंकि नवाब के सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे हुए थे, और नवाब ने लेखक से बातचीत करना पसंद नहीं किया। इसका कारण ये हो सकता है कि नवाब आम खाए जाने वाले खीरों का शौक रखते हैं, और खीरों का शौक रखता था। लेखक नवाब के बारे में अनुमान लगाने लगा कि उसे उसका इस तरह से नवाब साहब ने खीरे की फांके उठाई, फांकों को होठों तक ले गए, उसे सूंघा, और मुंह में खीरे के स्वाद के कारण पानी भी भर गया था। लेकिन नवाब साहब ने फांक को सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया, और नवाब साहब ने सभी फांकों को बारी बारी सूंघा और खिड़की के बाहर फेंकते गए। बाद में नवाब साहब ने तौलिए से हाथ पहुंचे और गर्व से लेखक की ओर देखा।
ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हो कि खानदानी रईसों का यही खाने का ढंग तरीका होता है। लेखक भी यही सोच रहे थे कि खाने का इस ढंग ने क्या पेट की भूख को शांत किया होगा। इतने में नवाब साहब जोर से डकार लेते हैं और अंत में नवाब साहब कहते हैं खीरा खाने में तो अच्छा लगता है, परंतु अपच होने के कारण मैदे पर भारी पड़ता है। और इसलिए लेखक को लगता है कि यदि नवाब बिना खीरा खाए डकार ले सकता है तो बिना घटना पात्रों और विचारों के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। लेखक इस अध्याय के माध्यम से हमें यही समझाना चाहते हैं कि बिना घटना के, बिना पात्रों को और बिना विचारों के भी कहानी लिखी जा सकती है। लेकिन लेकिन इसमें भी लेखक ने विचार भी लिए। इस अध्याय के माध्यम से जो ये रचना लिखी है लखनवी अंदाज, यशपाल जी ने इसमें विचार भी लिए, घटना भी ली, पात्र भी लिए। पात्र तो नवाब साहब को ले लिया, ठीक है, घटना ट्रेन की हो गई, और फिर विचार वो जो नवाब साहब ने जैसे इस लेखक ने डिब्बे में प्रवेश किया तो नवाब साहब का जो चेहरा था लेखक को देखकर थोड़ा सा उदासी, उनके चेहरे पर उदासीपन आ गया था, उदासी सी छा गई थी। और फिर उन्होंने जैसे खीरे, 2 खीरे निकाले, फिर चाकू से उन्हें छीला, काटा और नमक मिर्च भुरका, और फिर उन्होंने खाया भी नहीं नवाब साहब ने, और उन्हें क्या किया, सूंघने मात्र से उन्हें बाहर फेंकते गए। और फिर लेखक के मन में आया, विचार आए कि शायद ये जो सामंती वर्ग होता है, ये जो उच्च घराने के लोग होते हैं, ये खाते कम है और सूंघते ज्यादा है। शायद ये सूंघने मात्र से ही अपने पेट को भरते होंगे। क्या सूंघने मात्र से पेट की भूख समाप्त हो सकती है? इस प्रकार के जो विचार हैं, इस प्रकार के जो विचार लेखक के मन में आए हैं, इन्हीं ने, इसी घटना ने, ट्रेन वाली घटना ने, नवाब साहब जो मुख्य पात्र के तौर पे इस घटना में आए हैं, ठीक है, और ये जो विचार है तरह तरह के लेखक के मस्तिष्क में उजागर हुए हैं उस घटना को देखकर, तो इन्हीं ने, इन्हीं की वजह से ये लेखक ने ये जो कहानी लिख डाली लखनवी अंदाज। लखनऊ का ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, लखनऊ यूपी में, ठीक है, और लेखक ने यही बताया इस अध्याय में कि जो उच्च घराने के लोग हैं, उच्च घराने के लोग खाते कम हैं, और वैसे ये जो ड्रामेबाजी ज्यादा क्या करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो कटाक्ष व्यंग्य भी किया लेखक ने। चलिए शुरू करते हैं, अध्याय को शुरू करते हैं। पेन पेंसिल साथ में रखना, जो भी कठिन शब्द आएगा उसका अर्थ लिखते जाना। चलिए, मुफ्तसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने के उतावली में फुंकार रही थी। मुफ्तसिल क्या होता है? केंद्रीय स्थान के इर्द गिर्द का जो स्थान होता है, सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी कि जो मुख्य जगह होती है ना, मुख्य जगह, मुख्य जगह के आसपास की जो जगह होती है उसको बोलते हैं मुफ्तसिल उर्दू में। जैसे कई बार मान लीजिए डाक नहीं आती है, या किसी को आप अपना एड्रेस बताते हो, या कोई पत्र वत्र भेजते हो, ठीक है, कोई मैसेज देते हो, आप कई बार बोलते हो ना कि नगर खेड़े के पास आ जाइए भाई, नगर खेड़े से थोड़ा सा आगे चल के और दाई और मुड़ जाना, सामने मेरा मकान मिलेगा या मैं आपको मिलूंगा। या जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की परीक्षा है, HSC की, ऐसे IPS की, IAS की है, और सेंटर आया हुआ है सेंचुरी स्कूल, आर्य स्कूल, तो क्या करेंगे, मेन जगह पहले तो उसमें क्या कर देंगे, आसपास के, या तो उसमें मेंशन किया जाएगा जैसे लिबर्टी है, या फिर साईं मंदिर है, या फिर ये जो हमारा सब्जी उत्पादन केंद्र है, इसको वहां पर दिख दर्शाया जाएगा। तो उससे ये अंदाजा लग जाता है कि जिस जगह हमें पहुंचना है उससे पहले मेन जगह ये है, मेन एरिया। इस पहले आप मुख्य क्षेत्र में पहुंच जाए, और उसके साथ साथ आसपास में वो जगह होगी, जैसे सेक्टरों में होता है, सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3, ठीक है, और फिर गली नंबर 1, गली नंबर 2, और फिर उसमें मकान नंबर दिए हुए होते हैं, इस तरीके से।
तो मुफस्सिल का मतलब होता है केंद्रीय स्थान के इर्द गिर्द का जो स्थान होता है। पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन यात्री गाड़ी, पैसेंजर ट्रेन यात्री गाड़ी। उतावली, उतावली का मतलब होता है जल्दी। फुंकार रही, फुंकारने का मतलब होता है तेज आवाज करना। आजकल तो ये बिजली की ट्रेनें हो चुकी हैं, पहले कोयले से ट्रेनें चलती थी, कोयले से। आजकल तो बहुत ही कम देखने को मिलती है, अपने इधर तो उत्तर यहाँ में, उत्तर भारत में तो बहुत कम देखने को मिलती है। तो वो जैसे ही उसमें वो डाला जाता था कोयला, तो वो छुक छुक की आवाज आती थी और धुआं निकलता था। और अधिकतर जिस क्षेत्र से ये निकलते थे, अधिकतर तो गांव के या शहर के निवासी है ना, पता क्या अंदाजा लगा लेते थे, लो भाई 6 बजे वाली ट्रेन आ गई, 4 वाली ट्रेन आ गई, उसकी आवाज सुनकर उठ जाया करते थे। आजकल तो ये बिजली की ट्रेनें हैं, इनसे इतना ज्यादा शोर शराबा होता नहीं है, पता ही नहीं चलता ट्रेन कब आई कब गई। ठीक है, तो उसका तो करीबन 1-1.5 किलोमीटर तक तो आराम से, ज्यादा नहीं, आधे 1 किलोमीटर तो आराम से उसकी आवाज जाते थे। ठीक है, तो आगे चलिएगा। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दाम अधिक लगना यानी कि किराया ज्यादा लगना। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। एकांत होता है अकेलापन। नई कहानी, नई कहानी 1960 के आसपास की जो कहानी होती है, और इसमें पात्रों के बिना बिना पात्रों की कहानी लिखी जाती है। नई कहानी की एक पहचान है कि इसमें बिना पात्रों के कहानी को लिखा जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपको इसके संदर्भ में सारांश बता दूं थोड़ा सा। हिंदी साहित्य जगत 4 भागों में विभाजित